हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में हमने मध्य पाषाण काल तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे नव पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? नव पाषाण काल। तो प्रारंभ करते हैं नव पाषाण काल से। नव पाषाण नियोलिथिक एज कहते हैं। नव पाषाण काल के अंदर जो नव पाषाण शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, इसके बारे में देखते हैं। नव पाषाण शब्द के जनक कौन है? शब्द के जनक सर जॉन लुबाक कौन है साथियों? सर जॉन लुबाक जो है, इन्होंने नव पाषाण शब्द दिया। इसी नव पाषाण काल के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। महापरिवर्तन क्रांति कहते हैं इसे, नव पाषाणिक क्रांति भी कहते हैं। इस नव पाषाण काल को नव पाषाणिक क्रांति भी कहा किसने? नव पाषाणिक क्रांति किसने कहा? किसी ने तो कहा होगा। नाम मिलता है गार्डन चाइल्ड। क्या नाम मिलता है? गार्डन चाइल्ड। नव पाषाण काल को नव पाषाणिक क्रांति भी कहा। किसने? गार्डन चाइल्ड ने कहा। इसी नव पाषाणिक काल को दो भागों में बांट के देखते हैं, उत्तर भारत में व दक्षिण भारत में। क्रम से देखें, उत्तर भारत व दक्षिण भारत। उत्तर भारत व दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में खोज करने वाले व्यक्ति कौन है और दक्षिण भारत में खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? खोजकर्ता कहते हैं जिन्हें ली में शुएर जो मिलते हैं वो उत्तर भारत में। ली में शुएर ये उत्तर भारत में उपकरणों की खोज करते हैं नव पाषाण काल के अंदर। तो फिर दक्षिण भारत में किसने खोज की? नेवेलियन फ्रेजर नाम का एक व्यक्ति है, नेवेलियन फ्रेजर महोदय। नेवेलियन फ्रेजर महोदय ने क्या किया? उत्तर भारत के बाद में दक्षिण भारत में खोज की। किसने? नेवेलियन फ्रेजर महोदय ने। और उत्तर भारत में करते हैं ली में शुएर महोदय। ये दोनों व्यक्ति उत्तर भारत व दक्षिण भारत में नव पाषाण काल की खोज करते। सर जॉन लुबाक की बात करें, इन्होंने नव पाषाण शब्द जो है प्री हिस्टोरिक टाइम में दिया है। इनकी बुक है जिनमें नव पाषाण का नाम दिया है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में शब्द दिया है नव पाषाण।
ध्यान रखना। अब बात करते हैं नवपाषाणिक क्रांति की। ये क्रांति होती कैसे है, इसे क्रांति नाम क्यों दिया गया? मैंने अभी बताया नवपाषाण काल जो है महापरिवर्तन काल है। इस काल के अंदर महापरिवर्तन होता है, वो अभी देखेंगे कैसे होता है। देखते हैं। नवपाषाणिक क्रांति की बात करते, किसने दिया जी? गार्डन चाइल्ड ने दिया था। अभी इसमें पढ़ती है, कुछ भाग है, क्या क्या विकास होता है उनके बारे में पढ़ती है। नवपाषाणिक क्रांति के अंदर जो मानव था, इसने सबसे पहले कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था। कृषि का ज्ञान प्राप्त होता है मतलब नवपाषाण काल के अंदर कृषि की शुरुआत होती है। कृषि का ज्ञान मतलब कृषि की शुरुआत होती है। कृषि की शुरुआत होती है। कौन कौन सी फसल है देखते हैं। गेहूं, जौ, कपास व अंगूर। इन फसलों का ज्ञान हुआ, इनकी शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। अब जब कृषि की शुरुआत की है मानव ने, तो इस फसल के पकने तक मानव को यहीं पे रहना होगा, मतलब स्थायी आवास की आवश्यकता होगी। स्थायी आवास की आवश्यकता होगी। कृषि के बाद में क्या विकास हुआ जी? स्थायी आवास। स्थायी आवास। स्थायी आवास होगा, मानव अपना घर बनाएगा। घर बनाएगा तो कृषि अकेला एक मानव तो नहीं करेगा, सारे मानव ही करेंगे। सारे मानव अपना स्थायी आवास बनाएंगे तो क्या होगा? गांव का विकास होगा। गांव का विकास होगा। अब जब स्थायी आवास बनाया है तो रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, तो घर का विकास इसी काल में होता है। घर का विकास, घर बनाएगा तो उसे घर बनाने के लिए सामग्री चाहिएगी, है ना? ईंटों की आवश्यकता होगी, तभी तो घर बनाएगा। इस समय कच्ची ईंटों के घर बनाए गए। कच्ची ईंटों के घर बनाए गए और ये जो घर है ये आयताकार, आयताकार स्थिति के अंदर थे। आयताकार घर थे। अब कृषि की शुरुआत हुई है तो मानव ने अपना स्थायी आवास बनाया। अब घुमक्कड़ नहीं है मानव, इधर उधर नहीं घूमेगा। कृषि करेगा तो फसल होगी, फसल होगी तो उसे रखने के लिए मानव को जरूरत होगी। रखने के लिए मानव को पात्र की जरूरत होगी। तो फिर पात्र का विकास होता है नवपाषाण काल में। क्या होता है? पात्र का विकास होता है। मृद भांड, है ना? रखने के लिए भी चाहिएगा सिस्टम। मृद भांड का विकास होता है। ये जो मृद भांड है ये हाथ व चाप से बनाए गए थे।
हाथ व चाप से बनाई गई। हाथ व चाप आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप भी पढ़े लिखे हैं, है ना। हाथ व चाप का उपयोग करके, चाप होता है, वर्तमान समय में आप देखते हो कुम्हार होता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिस पे मिट्टी के बर्तन रख के बनाता है उसे वह चाप ही बोलता है, जो गोल घुमाता है ना, गोल घुमा के उस पे मिट्टी को रख के मिट्टी को आकृति देता है, चाप। अब जब मानव ने कृषि की स्थायी आवास बना लिया, मृद बांड बनाए, तो मध्य पाषाण काल में हमने देखा था पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस नव पाषाण काल में मानव कृषि के साथ साथ पशु तो पालेगा ही, पशु तो पालेगा, तो पशुपालन भी होता है। पशुपालन का भी विकास होता है, तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में, नवपाषाणिक क्रांति के अंदर और देखते हैं उपकरण भी मिलते हैं, उपकरण भी मिलते हैं, पहले पढ़ते हैं वो उपकरण तो है ही, उनका उपयोग तो होता है, लेकिन यहाँ पे हड्डियों के उपकरण मिले हैं, अत्यधिक संख्या में उपकरण मिले हैं। जब हम इन उपकरणों के स्थान देखेंगे, स्थल देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा हड्डियों के उपकरण नवपाषाण काल में बड़ी संख्या में मिले हैं, वो भी बात करेंगे। तो हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण और देखते हैं और क्या हुआ। इसी नवपाषाण काल में पालिशदार चकमक उद्योग का विकास होता है। पालिशदार चकमक उद्योग का विकास होता है। इस काल के अंदर जो पत्थर के औजार थे उन्हें पत्थर से घिस के बनाया जाता था, पत्थर से पत्थर को घिस के, घिसा के औजार बनाए जाते थे जो चकमक होते थे, पॉलिश से बनते हैं चकमक उद्योग का इसी नवपाषाण काल में विकास होता है। एक बार सारी जानकारी दोबारा देखते हैं। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश में। नवपाषाण शब्द के जनक है सर जॉन लुबाक, जिन्होंने नवपाषाण शब्द का अपने पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में शब्द का उपयोग किया है। नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति का नाम भी दिया गया है, गार्डन चाइल्ड ने नाम दिया है, गार्डन चाइल्ड ने नाम दिया है। फिर इसी नवपाषाण को हमने दो क्रम में बांट के देखा, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत के अंदर जो जनक है, उपकरण के खोज करता है, वो कौन है जी? लेमे सुयर नाम के महोदय है, जिन्होंने उत्तर भारत में इस नवपाषाण काल के उपकरणों का खोज किया। दक्षिण भारत में देखते हैं नेवेलियन फ्रेजर महोदय ने दक्षिण भारत में नवपाषाण काल उपकरणों की खोज की थी। अब आगे पढ़ते हैं। नवपाषाणिक क्रांति के अंदर जो विकास होता है ये देखते हैं। सबसे पहले मानव को कृषि का ज्ञान होता है, कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब कृषि की शुरुआत होती है। कौन कौन सी फसल जो है शुरुआत होती है? गेहूं, जो कपास, अंगूर की फसल है,
इनका विकास होता है, इनकी जानकारी मिलती है। अगर मानव इनकी कृषि करेगा तो मानव को स्थायी रहना पड़ेगा। जब तक ये फसल पक न जाए तब तक मानव तो स्थायी रहेगा। तो मानव को स्थायी आवास की जरूरत है, तो इसी काल के अंदर स्थायी आवास का विकास होता है। इसी के अंदर गांव का विकास होता है। मानव अपना घर बनाएगा, एक मानव एक घर बनाएगा तो बाकी मानव भी तो घर बनाएंगे, उसी एक घर में थोड़ी रह लेंगे। तो गांव का विकास होता है, घरों का विकास होता है। ये जो घर है इनकी बात करें, नवपाषाण काल में जो घर थे वो कच्ची ईंटों के थे, कच्ची ईंटों के घर थे। इनका जो आकार मिलता है वो आयताकार आकार में बने हुए घर है। कौन से आकार में साथियों? आयताकार आकार में। इसके बाद में जब फसल की शुरुआत कर ली, स्थायी आवास बना लिया, फसल जब पक के तैयार हो गई, फसल निकालेगा तो उस फसल निकालने को भंडार तो चाहिए। उसके लिए मानव ने मृद भांड का विकास किया, और ये जो मृद भांड थे ये हाथ व चाप की सहायता से बनाए गए थे। इसके बाद में देखें तो आगे पशुपालन का भी इसी काल में ज्यादा संख्या में विकास होता है। तो नवपाषाण काल में पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और देखें तो हड्डी के उपकरण जो है बड़ी संख्या में मिलती है। इसके बाद में पॉलिशदार चकमक उद्योग जो है इसी का भी विकास होता है। पत्थर को घिस के औजार बनाए जाते थे। तो पॉलिशदार चकमक उद्योग का विकास नवपाषाणिक क्रांति के अंदर होता है। ये जो नवपाषाण काल है इसके अंदर महापरिवर्तन हो रहा है। कृषि की शुरुआत कर दी, स्थायी आवास बना लिया, मृद भांड का विकास किया, पशुपालन करने लगा, हड्डी के उपकरण बनाए और पॉलिशदार चकमक उद्योग का विकास किया। ये जो जानकारी है ये नवपाषाण काल के अंदर है, नियोलिथिक एज में है। अब ये सारे देख लिए। अब जो ये साक्ष्य है ये कहाँ पे मिले हैं? ये कहीं पे मिले हैं, तभी तो हमें पता चला है कि नवपाषाण काल में इनका विकास हो गया था। अगर हमें जानकारी नहीं मिलती तो हम यह आज नहीं पढ़ते। अगर जो विद्वान महोदय हुए हैं ये इसे नहीं खोजते तो हमें इतना नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन इन्हें खोजा गया तब पढ़ना पड़ रहा है। खोजा गया है तो जिस स्थान से खोजा गया है उस स्थान का नाम तो आएगा, उस स्थान का नाम भी आएगा। तो अब इनके जो स्थल है वो देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल। तो देखते हैं इसके अंदर स्थल थोड़े ज्यादा है, तो ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट डाउन करते रहना ताकि आपको याद हो जाए। तो एक बार ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो चलते हैं जी नवपाषाण काल के अंदर आगे। इनके स्थल पढ़ते हैं, कहाँ से इन्हें खोजा गया, कहाँ कहाँ पे ये साक्ष्य मिले हैं भारत के अंदर। क्या पढ़ेंगे जी? स्थल पढ़ेंगे। किन के स्थल पढ़ेंगे जी? साक्ष्य स्थल पढ़ेंगे। साक्ष्य स्थल पढ़ेंगे, देखेंगे किस स्थान से क्या मिला है ना? किस स्थान से क्या मिला है, कौन से साक्ष्य है। पहला स्थान मिलता है बुर्ज होए
जम्मू कश्मीर के अंदर। बुर्ज हुई कश्मीर में। बुर्ज हुई का अर्थ निकलता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान। जन्म स्थान। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिलते हैं, वो देखते हैं क्या मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था जी, इस बुर्ज हुए से ये साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाते थे। कुत्ते को दफनाते थे, ये साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल पढ़ते हैं, गुफ कराल। ये भी कश्मीर का क्षेत्र है। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा। इसमें पढ़ते हैं क्या मिली। यहां से क्या मिला है ये देखते हैं। यहां से गर्तावास मिले हैं, वह हड्डी के उपकरण मिले। ये जो गर्तावास है, ये बुर्ज हुए में भी मिलते हैं। और ये जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाते थे, ये झीलों के किनारे दफनाते थे। झीलों के किनारे दफनाते थे। अभी क्या देखा, गुप्त कराल कश्मीर, गर्तावास व हड्डी के उपकरण, हिरण की हड्डियों के उपकरण ज्यादा मिले। और पढ़ती है, एक स्थल और आता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर। यहाँ पे क्या मिला है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या मिला है वो देखते हैं। कौन सा स्थान है साथियों, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं और सबसे ज्यादा भैंस पालन यहीं पे होता था। सबसे ज्यादा संख्या में भैंस पालन जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में होता था। और यहीं से कृषि के उपकरण मिले। यहीं से कृषि के उपकरण मिले हैं। और देखते हैं और क्या है। इलाहाबाद के अंदर एक स्थान है, एक स्थल है, वो देखते हैं। इलाहाबाद में कोल्डी हवा। इलाहाबाद। यहाँ से क्या मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले। कोल्डी हवा। यहाँ से जी धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। धान के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, इलाहाबाद से मिले। लिखते हैं,
धान के प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद कोल्डी हवा से मिलते हैं और पढ़ते हैं, और आगे क्या मिला है वो भी देखते हैं। इलाहाबाद का ही एक और क्षेत्र है चौपानी मांडो। कौन सा क्षेत्र है साथियों? चौपानी मांडो इलाहाबाद का ही क्षेत्र है। यहाँ से मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो इलाहाबाद में ही है। मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। अभी बताया था ना मैंने आप, नवपाषाणिक क्रांति में मृद भांड का विकास होता है जो हाथ व चाप की सहायता से बनाए गए थे। उन मृद भांडों के साक्ष्य मिलते हैं चौपानी मांडो में, इलाहाबाद में। और देखते हैं और क्या है। एक क्षेत्र और है इलाहाबाद का, महागरा। महागरा इलाहाबाद का ही क्षेत्र है। यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। ये भी इलाहाबाद में ही है साथियों, ध्यान रखना। इलाहाबाद के 3 क्षेत्र है, कोलिड हवा, चौपानी मांडो, महागरा। महागरा यहाँ से गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पे पशुपालन होता था। क्या मिलते हैं? गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं। लिखो लेते हैं जी साथियों, लिखते रहना साथ साथ में। गौशाला के साक्ष्य बताया था मैंने आपको, पशुपालन का विकास होता है तो गौशाला के साक्ष्य है जहाँ पे पशुपालन होता था। यहाँ पे घर के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जो गोलाकार झोपड़ी में मिले हैं। किसमें मिले हैं? गोलाकार झोपड़ी। गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, घर के साक्ष्य है। और कृषि के अंदर जौ व धान दोनों साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक समूह में चूल्हे मिले हैं, है ना। महागरा इलाहाबाद में गौशाला के साक्ष्य, गोलाकार झोपड़ी, जौ धान व समूह में चूल्हा मिला है। चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। तीनों के तीनों क्षेत्र इलाहाबाद के अंदर है, ध्यान रखना। इलाहाबाद के बाद में और पढ़ते हैं, एक क्षेत्र बिहार का आता है, चिरांद। कौन सा क्षेत्र आता है जी? चिरांद आता है बिहार का। इस चिरांद से क्या मिलता है जी? जब मैंने आपको नवपाषाणी क्रांति के अंदर विकास बताया था, किस किस का विकास होता है, तो हड्डी के उपकरण के बारे में भी बात की थी। इस स्थान से हड्डी के उपकरण मिलते हैं। हड्डी के उपकरण मिलते हैं, हिरण की हड्डी व हिरण के सींग के उपकरण मिलते हैं। 480 के लगभग उपकरण मिलते हैं साथियों। हड्डियों के उपकरण 480 की संख्या में उपकरण मिलते हैं। कहाँ से? चिरांद बिहार से मिलते हैं उपकरण, हड्डियों के उपकरण। अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पांडु राजा बीबी स्थान है, यहाँ से भी कुछ उपकरण मिलते हैं। असम के अंदर भी उस उपकरण मिलते हैं। दायोजली
हार्डी से। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जहां से इस नवपाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। पांडु राजा बीबी। असम के क्षेत्र से भी उपकरण मिलते हैं। असम का क्षेत्र है दायोजली हार्डी। कौन सा? दायोजली हार्डी। यहाँ से कुछ ज्यादा संख्या में उपकरण नहीं मिलते हैं। ये जो उपकरण पढ़ रही हैं, ये जो साक्ष्य पढ़ रही हैं, ये ही यहाँ से मिले हैं। बस नाम ध्यान में रखना है। अब आंध्र प्रदेश की बारी आती है। आंध्र प्रदेश के 3 क्षेत्र है जहां से साक्ष्य मिलती है। उतनूर, नागार्जुन कोंडा, कोडेकल। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश के 3 क्षेत्र है जहां से उपकरण मिलते हैं। उतनूर, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा। यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। इसी आंध्र प्रदेश का एक स्थान और है कोडेकल। यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। अब तमिलनाडु में एक स्थान आता है पोचमपल्ली। कौन सा स्थान आता है तमिलनाडु में? पोचमपल्ली। यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करें कर्नाटक की। उत्तर भारत व दक्षिण भारत दोनों स्थानों से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ये उत्तर भारत व दक्षिण भारत के ही क्षेत्र है जहां से साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें, तमिलनाडु की बात कर ली, अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र है मास्की। इस क्षेत्र से भी साक्ष्य मिली है। इस मास्की के बाद में आता है ब्रह्मगिरी। यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में और आता है शगन कल्लू। इस शगन कल्लू से भी उपकरण मिलते हैं। इसके बाद में आता है हल्लूर। हल्लूर से भी उपकरण मिले हैं। इसके बाद में आता है पिकली हल। पिकली हल क्षेत्र आता है। यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। ये अभी तक कर्नाटक के ही चल रहे हैं, कर्नाटक के ही चल रहे हैं। अब आता है कोडेकल्ली। ये कोडेकल है और जो कर्नाटक में आता है ये क्षेत्र आता है कोडेकल्ली। कोडेकल्ली, यहाँ से भी उपकरण साक्ष्य मिले हैं। फिर और आता है टेकलकोटा। ये भी कर्नाटक का ही है।
टेकलकोटा जो है ये भी कर्नाटक के अंदर है, यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। ये जी सारे के सारे क्षेत्र है जो कर्नाटक के हैं, ध्यान में रखना। ये आंध्र प्रदेश के है। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, इधर असम की बात हो रही है। ये जो दो क्षेत्र की बात की है ये जम्मू कश्मीर के हैं। बलूचिस्तान जो भारत का हिस्सा नहीं है। ये तीन क्षेत्र जो है इलाहाबाद के हैं। ये बिहार का आ गया चिरांद, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ये देख लिए आपने। अब और एक साक्ष्य की बात करते हैं, एक नाम मैं और लिखूंगा। इन तीन क्षेत्रों से इस नवपाषाण काल के अंदर राख के टीले मिले। राख समझते हो, किसी पदार्थ को जलाने के बाद उसकी जो मिट्टी होती है, राख होती है, उसके टीले मिले हैं। अभी इनमें से मैं दो क्षेत्र निकालूंगा, एक क्षेत्र और लिखूंगा। लिखता हूं क्षेत्र का नाम कुपंगन। अब इनमें से क्षेत्र निकालते हैं, कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक का कोडकल्ली और आंध्र प्रदेश का उतनूर। ये तीन क्षेत्र है जहां से क्या मिले हैं जी, राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले कैसे मिले अभी बताते हैं। जब मानव कृषि करता है, फसल निकल जाती है, जो बाद का घास फूस है उसे मानव उसी स्थान पे इकट्ठा करके जला देता था, जिसे भारी संख्या में इकट्ठा करके जलाता था। जलाने के बाद जो राख बचती है ये वहीं पे पड़ी रहती थी। इसीलिए इन तीन क्षेत्रों में नवपाषाण काल के अंदर राख के टीले मिले हैं बड़ी संख्या के अंदर। हमने बात की थी चिरांद बिहार की, जहां पे हड्डियों के उपकरण मिले हैं। इसी नवपाषाण काल के अंदर सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण मिले हैं। 480 हड्डियों की संख्या की मिलती है। 480 उपकरण मिले हैं हड्डियों के। सारे के सारे स्थल देख लिए हैं हमने नवपाषाण काल के अंदर। देख सकते हो सारे स्थल मैंने एक साथ आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। इन्हीं स्थलों को एक बार ध्यान से आप क्लास लेने के बाद में, नोट डाउन करने के बाद में ध्यान से उन नोट्स को पढ़ना। अगर आपकी एक बार टंग पे ये नाम चिपक गए तो भाई साहब भूलोगे ही नहीं। अगर इनमें से प्रश्न उठता है, बात करें इनमें से प्रश्न किस में उठता है, क्योंकि आज तक साथियों आप जो तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पे ये जो सिलेबस, ये जो अपना टॉपिक चल रहा है, इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो सर पूछते किसमें है? RAS, UPSC, इन बड़ी भर्तियों के अंदर इन्हीं टॉपिक से प्रश्न उठाया जाता है, पूछा जाता है। ये जो राख के टीले की बात की है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्रश्न आया था। इन तीनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ था। अगर याद था किसी साथी को तो वो सही करके आया है, अन्यथा गलत तो है ही। इन्हीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार साथियों थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ये जन्म से ही कंठस्थ है, मैंने भी इसे बार बार पढ़ा है, बार बार लिखा है। आप नोट्स बना रहे हो, क्लास ले रहे हो, साथ में नोट्स बना रहे हो, क्लास लेने के बाद में उन नोट्स को बंद करके आप अपने रफ रजिस्टर में
जितनी क्लास ली है उस क्लास को दोबारा अपने आप से लिखने का प्रयास करोगे। तो मैं ये लिख के देता हूं भाई साहब, आपको एक ही बार के अंदर 50% मैटर याद होता है, उसी को जब आप दोबारा उतारते हो तो ये आपका पूरा का पूरा 100% क्लियर हो जाता है। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिलता है। कंटिन्यू चलते रहिए हमारे साथ। पढ़ने का जो तरीका है उसे थोड़ा बदले। क्लास ले ली, नोट्स लिख लिए, बाद में नोट्स का मनन करते हो। मनन के साथ साथ अगर आप उनको हैंड राइटिंग भी करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आपके जो लिखने की स्पीड है, लिखावट है, एक तो वो अच्छी होती है और साथ में आपको लिखा हुआ मैटर ज्यादा याद रहेगा। एग्जाम में प्रश्न आ गया, अगर आपको डाउट है, पढ़ा हुआ है तभी डाउट है, अगर उसे पढ़ने के साथ साथ में हम हमारे रफ रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करते रहते हैं की पॉइंट को, तो हमारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाती है और बाद में हम एग्जाम के अंदर प्रश्न सही करके आते हैं। तो ये हमारे भारत के इतिहास के अंदर नवपाषाण काल जो है समाप्त होता है। आगे की क्लास कल करेंगे। आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासों की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाड़।